अध्याय 1 दूसरी जिंदगी का पहला दिन। साल 1992। सुबह के 5 बजे थे। हल्की धुंध अभी भी खेतों पर तैर रही थी। दूर मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग ने पूरे गांव को जगाना शुरू कर दिया था। आरव शाह ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ क्षणों तक उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। मिट्टी की दीवारें, बांस की छत, पुराना लकड़ी का पंखा, खिड़की से आती ठंडी हवा। यह उसका मुंबई वाला अपार्टमेंट नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, मजबूत लेकिन जवान। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, फिर अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं सच में वापस आ गया हूं। दरवाजा खुला। एक मध्यम आयु की महिला अंदर आई। क्या हुआ, आज इतनी देर तक सो रहे हो? मंडी जाने वाली पहली ट्रेन 7 बजे की है। आरव की आंखें भर आईं। माँ। महिला हंस पड़ी। अरे पगले, ऐसे क्या देख रहा है? आरव कुछ नहीं बोला। वह बस मां के गले लग गया। पिछले जीवन में उसने करोड़ों कमाए थे, लेकिन जिस मां को वह गले लगा रहा था, उन्हें वह 10 साल पहले खो चुका था। उस पल उसे समझ आ गया कि इस बार भगवान ने उसे सिर्फ दूसरा मौका नहीं दिया है, उसे अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का अवसर दिया है। नाश्ते की मेज पर उसके पिता पहले से बैठे थे। सरकारी चीनी मिल में काम करने वाले एक ईमानदार कर्मचारी। पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी अमीर नहीं बन सके। आरव उन्हें देखता रहा। इस बार उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नाश्ता खत्म होते ही वह घर से निकल पड़ा। गांव पहले जैसा ही था। कच्ची सड़कें, आम के पेड़, बैलगाड़ियां और हर चेहरे पर सादगी। चलते चलते वह पुराने रेलवे फाटक तक पहुंचा। उसी समय सामने से एक मालगाड़ी धीरे धीरे गुजरी। डिब्बों पर अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे थे। सीमेंट, उर्वरक, मशीनरी, स्टील। आरव की आंखें चमक उठीं। भारत बदल रहा था। 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति का असर अब गांवों तक पहुंचना शुरू हो चुका था। अभी लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन अगले 10 वर्षों में यही देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। और इस बार वह सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, वह इस बदलाव का हिस्सा बनेगा। तभी पीछे से तेज आवाज आए, भागो, बैल पागल हो गया। आरव ने पलटकर देखा। एक विशाल बैल रस्सी तोड़कर सड़क पर दौड़ रहा था। उसकी दिशा में एक बुजुर्ग किसान और उनकी पोती फंसे हुए थे। लोग दूर खड़े चिल्ला रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। आरव का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। सड़क किनारे पड़े गन्ने के मोटे बंडल, एक खाली बैलगाड़ी और एक लंबी बांस की लाठी। वह पूरी ताकत से दौड़ा। उसने बैलगाड़ी को धक्का देकर बैल के सामने घुमा दिया। बैल उससे टकराया और कुछ पल के लिए रुक गया। उसी क्षण आरव ने बच्ची को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बुजुर्ग किसान भी बच गए। कुछ ही देर में गांव वालों ने मिलकर बैल को काबू कर लिया। सब लोग आरव की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन आरव का ध्यान किसी और बात पर था। वह बुजुर्ग किसान उसे लगातार देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, पहचान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम आरव शाह है ना? जी। बुजुर्ग मुस्कुराए। आज तुमने मेरी जान बचाई है। शायद भगवान ने ही तुम्हें भेजा है। मैं रामस्वरूप सिंह हूं। जिले की सबसे पुरानी अनाज मंडी आज भी मेरे परिवार की है। आरव के कदम वहीं रुक गए। रामस्वरूप सिंह नाम सुनते ही उसकी पुरानी यादें लौट आईं। अपने पिछले जीवन में उसने एक बिजनेस मैगजीन में उनके बारे में पढ़ा था। उनके परिवार की मंडी बाद में पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि लॉजिस्टिक्स कंपनी बनी थी। लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, और आज किस्मत ने उसे उस परिवार से मिलवा दिया था। आरव ने पहली बार महसूस किया, शायद इतिहास वही नहीं दोहराता, कभी कभी वह दूसरा रास्ता भी खोल देता है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी और एक ऐसा भविष्य जिसे इस बार वह अपने हाथों से लिखने वाला था। अध्याय 2 पहला अवसर। सुबह के 8 बज चुके थे। आरव तेज कदमों से रामस्वरूप सिंह के साथ अनाज मंडी की ओर बढ़ रहा था। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे बनी वह मंडी पूरे इलाके की सबसे बड़ी व्यापारिक जगह थी। सैकड़ों किसान अपनी बैलगाड़ियों में गेहूं, चना, सरसों और मक्का लेकर पहुंचे थे।
मजदूर बोरे उतार रहे थे। व्यापारी ऊंची आवाज में बोलियां लगा रहे थे। रेलवे के मालगोदाम में डिब्बों की आवाजाही लगातार जारी थी। आरव कुछ देर तक चुपचाप सब देखता रहा। उसकी नजर भीड़ पर नहीं, उन छोटी छोटी कमियों पर थी जिन्हें कोई महत्व नहीं दे रहा था। एक व्यापारी गुस्से में चिल्ला रहा था, 10 बोरे वापस ले जाओ, नमी ज्यादा है। दूसरा व्यापारी बोला, अगर ये गेहूं 2 दिन पहले सूख जाता तो मैं पूरा माल खरीद लेता। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। समस्या गेहूं की नहीं थी, समस्या व्यवस्था की थी। अचानक उसकी नजर रेलवे गोदाम के पीछे पड़े सैकड़ों खाली जूट के बोरों पर गई। पिछले जीवन का अनुभव तुरंत जाग उठा। ये बोरे फेंक दिए जाते थे या कबाड़ के भाव बिकते थे, लेकिन अगर इन्हें साफ करके दोबारा तैयार किया जाए तो छोटे किसान नए बोरे खरीदने की बजाय इन्हें सस्ते दाम पर खरीद सकते थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर एक बोरा 2 रुपये में मिल जाए, साफ करने और सिलाई में 1 रुपया लगे और 5 रुपये में बिके, तो हर बोरे पर 2 रुपये का सीधा लाभ। यह कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए पर्याप्त था। उसी समय रामस्वरूप सिंह ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आरव ने तुरंत अपना विचार नहीं बताया। वह पहले पूरी जानकारी चाहता था। दिन भर वह मंडी में घूमता रहा, किसानों से बात की, मजदूरों से पूछा, गोदाम के कर्मचारियों को काम करते देखा। हर जानकारी उसके दिमाग में एक पहेली की तरह जुड़ती जा रही थी। शाम होते होते उसे पूरा चित्र साफ दिखाई देने लगा। घर लौटकर उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली। पहले पन्ने पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा, व्यापार का पहला नियम, समस्या जहां हो अवसर वहीं छिपा होता है। उसने नीचे खर्च और मुनाफे का पूरा हिसाब लिखना शुरू किया। पूंजी लगभग 0, जोखिम कम, मांग लगातार, प्रतिस्पर्धा लगभग नहीं। योजना तैयार थी, बस एक समस्या थी, उसके पास शुरुआती पूंजी भी नहीं थी। उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 27 रुपये और 50 पैसे। वह हल्का सा मुस्कुराया। पिछले जीवन में उसने करोड़ों का कारोबार संभाला था, और आज उसे अपनी पहली कमाई के लिए 27 रुपये भी बहुत बड़े लग रहे थे। लेकिन उसे जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि बड़े साम्राज्य एक ही दिन में नहीं बनते, वे छोटे, सही और सोच समझकर उठाए गए कदमों से बनते हैं। उस रात वह देर तक जागता रहा। खिड़की से बाहर चांदनी खेतों पर फैल रही थी। आरव ने धीरे से खुद से कहा, इस बार मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं हर कदम सही समय पर उठाऊंगा। अध्याय 3 पहली कमाई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव जाग गया। उसने मां के हाथ की बनी चाय पी और बिना किसी को अपनी योजना बताए घर से निकल पड़ा। उसकी जेब में वही 27 रुपये 50 पैसे थे। यही उसकी पूरी पूंजी थी। मंडी पहुंचते ही उसने सीधे रेलवे मालगोदाम का रुख किया। गोदाम के पीछे पिछले दिन की तरह जूट के सैकड़ों पुराने बोरे पड़े थे। कुछ फटे हुए थे, लेकिन अधिकांश केवल धूल और मिट्टी से भरे थे। आरव ने एक बुजुर्ग चौकीदार से पूछा, काका, इन बोरों का क्या करते हैं? चौकीदार ने हंसते हुए कहा, क्या करेंगे बेटा, कबाड़ वाले आते हैं, जो मिल जाए उसी भाव में उठा ले जाते हैं। आरव का अनुमान सही था। उसने कबाड़ के ठेकेदार से मिलने की इच्छा जताई। करीब आधे घंटे बाद एक मोटा सा आदमी साइकिल पर वहां पहुंचा। उसका नाम था महावीर। वह कई सालों से रेलवे का कबाड़ खरीद रहा था। महावीर ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। इतनी छोटी उम्र में कबाड़ का धंधा? आरव ने शांत स्वर में कहा, धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। महावीर कुछ पल उसे देखता रहा। उसे ये लड़का अलग लगा। कितने बोरे चाहिए? अभी तो सिर्फ 10। महावीर जोर से हंस पड़ा। 10 बोरे, इससे क्या अमीर बनोगे? आरव भी मुस्कुरा दिया। आज नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। महावीर ने बिना ज्यादा बहस किए सौदा कर लिया। 10 पुराने जूट के बोरे, कुल कीमत 20 रुपये। अब आरव की जेब में केवल 7 रुपये 50 पैसे बचे थे। उसने बोरे कंधे पर रखे और गांव लौट आया। पूरा दिन वह आंगन में बैठकर बोरों की सफाई करता रहा। मां बार बार पूछती रही, ये सब क्यों कर रहे हो? आरव केवल इतना कहता, मां, भरोसा रखिए। शाम तक उसने सभी बोरों को धोकर सुखाया, जहां जरूरत थी वहां हाथ से सिलाई की और उन्हें लगभग नए जैसा बना दिया।
अगली सुबह वह फिर मंडी पहुंचा। इस बार वह सीधे उन छोटे किसानों के पास गया जो नए बोरे खरीदने में हिचक रहे थे। अगर नए जैसे बोरे आधे दाम में मिल जाए तो। एक किसान ने बोरा हाथ में लेकर ध्यान से देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है। कुछ ही मिनटों में पहला बोरा बिक गया, फिर दूसरा, तीसरा। 1 घंटे के अंदर 10 बोरे बिक चुके थे। सारा हिसाब जोड़ने के बाद आरव की जेब में कुल 45 रुपये थे। सिर्फ 2 दिनों में उसकी पूंजी लगभग दोगुनी हो चुकी थी। रकम बहुत छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसके लिए इसकी कीमत करोड़ों से कम नहीं थी। क्योंकि यह पैसा किसी किस्मत, विरासत या चमत्कार से नहीं आया था। यह उसकी समझ से आया था। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, बेटा तुम्हारा नाम आरव ही है ना? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने रामस्वरूप सिंह खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुबह से तुम्हें देख रहा था। ज्यादातर लोग व्यापार में सिर्फ माल देखते हैं, तुमने लोगों की जरूरत देखी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। अगर सच में व्यापार करना चाहते हो तो कल सुबह मुझसे मिलना। मैं तुम्हें मंडी की एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां आज तक किसी बाहरी आदमी को जाने नहीं दिया गया। आरव ने चाबी की ओर देखा। उसे महसूस हुआ उसकी पहली कमाई से कहीं अधिक मूल्यवान चीज आज उसके हाथ लगी थी। शायद यही उसकी असली शुरुआत थी। अध्याय 4, बंद गोदाम का रहस्य। सुबह के ठीक 6 बजे। मंडी अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। हवा में गेहूं और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। कुछ मजदूर चाय पी रहे थे, जबकि रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से सामान उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आरव समय से पहले ही पहुंच गया। कुछ ही देर में रामस्वरूप सिंह भी आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वही पुरानी लोहे की चाबी निकाली और मंडी के पीछे बने एक पुराने गोदाम की ओर चल पड़े। वह गोदाम बाकी इमारतों से अलग था। मोटी ईंटों की दीवारें, जंग लगा हुआ बड़ा लोहे का दरवाजा, ऊपर धूल से ढका हुआ एक पुराना बोर्ड जिस पर मुश्किल से लिखा पढ़ा जा रहा था, वेयरहाउस नंबर 3। रामस्वरूप सिंह ने ताला खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। कुछ देर बाद जब उनकी लालटेन की रोशनी फैली तो आरव की आंखें फैल गईं। गोदाम लगभग खाली था, लेकिन जो सामान रखा था वह साधारण नहीं था। लकड़ी के बक्से, पुराने तराजू, लोहे की ट्रॉलियां, सैकड़ों मजबूत जूट के बोरे और कोने में धूल से ढकी हुई हाथ से चलने वाली अनाज साफ करने की एक मशीन। रामस्वरूप सिंह मुस्कुराए। लोग इसे कबाड़ समझते हैं, मैं इसे अधूरी दौलत कहता हूं। आरव धीरे धीरे पूरे गोदाम में घूमने लगा। उसने मशीन को ध्यान से देखा। जंग लगी थी, लेकिन पूरी तरह बेकार नहीं थी। कुछ पुर्जे बदल दिए जाए, अच्छी तरह सफाई हो जाए तो ये फिर से चल सकती थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अगर किसानों का अनाज पहले साफ करके बेचा जाए तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं, व्यापारियों को भी फायदा होगा और मंडी की प्रतिष्ठा अलग बनेगी। उसने पहली बार महसूस किया कि व्यापार केवल खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। कभी कभी असली कमाई लोगों की समस्या हल करने में होती है। रामस्वरूप सिंह उसे ध्यान से देख रहे थे। क्या सोच रहे हो? आरव ने मशीन की ओर इशारा किया। अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो मंडी की कमाई बढ़ सकती है। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर रामस्वरूप सिंह हंस पड़े। बिल्कुल यही जवाब मैं सुनना चाहता था, उन्होंने धीरे से कहा। पिछले 15 साल में दर्जनों व्यापारी इस गोदाम में आए। सबकी नजर सामान पर गई। तुम पहले आदमी हो जिसकी नजर अफसर पर गई। इतने में बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। एक मजदूर हांफता हुआ अंदर आया। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। रेलवे से आया गेहूं का एक पूरा लॉट भीग गया है। अगर 2 दिन में कुछ नहीं किया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। रामस्वरूप सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत बाहर निकलने लगे, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। उसे याद था, नुकसान की वजह सिर्फ बारिश नहीं थी, गलती भंडारण की थी, और उसे उसका समाधान भी याद था। उसने गहरी सांस ली। शायद आज पहली बार उसकी भविष्य की जानकारी किसी बड़े व्यापार को बचाने वाली थी। लेकिन क्या कोई 19 साल के लड़के की बात सुनेगा?
या उसे सिर्फ अनुभवहीन समझकर नजरअंदाज कर देगा। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये केवल अनाज बचाने की लड़ाई नहीं थी। यही वह क्षण था जो तय करेगा कि लोग उसे एक साधारण गांव का लड़का समझेंगे या भविष्य का व्यापारी। अध्याय 5 विश्वास की पहली परीक्षा। मंडी में असामान्य हलचल थी। रेलवे यार्ड के पास खड़े गोदाम के बाहर व्यापारी, मजदूर और किसान इकट्ठा थे। भीगे हुए गेहूं के बोरे एक एक करके नीचे उतारे जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर आज धूप नहीं निकली तो सारा माल खराब हो जाएगा। इतना नुकसान कौन भरेगा? रेलवे वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे। चारों तरफ अलग अलग आवाजें गूंज रही थीं। आरव भीड़ के पीछे खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने एक बोरा खोला, हथेली में गेहूं के कुछ दाने लिए, उन्हें सूंघा, फिर उंगलियों के बीच दबाया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। अभी देर नहीं हुई है, उसने धीरे से खुद से कहा। नमी ज्यादा थी लेकिन दानों में सड़न शुरू नहीं हुई थी। अगर अगले कुछ घंटों में सही तरीका अपनाया जाए तो अधिकांश माल बचाया जा सकता था। तभी एक मोटा व्यापारी ऊंची आवाज में बोला, सब खत्म हो गया, इसे आधे दाम में बेच दो, जितना बच जाए वही बहुत है। कई लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। रामस्वरूप सिंह चुपचाप खड़े थे। वे कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। आरव कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर वह आगे बढ़ा। अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकता हूं। सभी की नजरें उसकी ओर घूम गईं। कुछ लोग मुस्कुरा दिए। अरे, अब लड़का हमें व्यापार सिखाएगा। कल तक बोरे बेच रहा था, आज लाखों का हिसाब बताएगा। हल्की हंसी फैल गई। आरव ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर अभी सारे बोरे खोलकर एक ही जगह फैला दिए गए तो नीचे वाले दाने और ज्यादा खराब होंगे। पहले नमी के हिसाब से इन्हें अलग करना होगा। जो बोरे कम भीगे हैं उन्हें पहले सुखाएंगे, ज्यादा भीगे हुए बोरे बाद में, और हवा के आने जाने का रास्ता खुला रखिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामस्वरूप सिंह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कृषि विभाग की एक पुरानी किताब में पढ़ा था और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। ये पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में उसने अपने पिछले जीवन में आधुनिक वेयरहाउस प्रबंधन पर काम किया था, लेकिन वह ये किसी को नहीं बता सकता था। रामस्वरूप सिंह ने बिना देर किए आदेश दिया, जैसा आरव कह रहा है वैसा ही करो। कुछ व्यापारी नाराज हो गए। मालिक, आप एक लड़के की बात पर लाखों का फैसला ले रहे हैं। रामस्वरूप सिंह ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर उपाय है तो बताओ। कोई जवाब नहीं दे पाया। मजदूर तुरंत काम में लग गए। गोदाम के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए। बोरों को नमी के हिसाब से अलग किया गया। पुराने बांस के मचान लगाए गए ताकि हवा चारों ओर घूम सके। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। शाम तक धूप ने भी साथ दे दिया। पहला निरीक्षण हुआ। जितना नुकसान सबको तय लग रहा था, वास्तविक नुकसान उससे बहुत कम निकला। मंडी में राहत की सांस ली गई। एक व्यापारी धीरे धीरे आरव के पास आया। बेटा, आज अगर तुम्हारी बात नहीं मानते तो हमारा आधा माल बर्बाद हो जाता। पहली बार किसी बड़े व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामस्वरूप सिंह दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने महसूस कर लिया था, ये लड़का सिर्फ मेहनती नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है सोचने का तरीका। रात को जब सब लोग जा चुके थे, रामस्वरूप सिंह ने आरव को अपने छोटे से दफ्तर में बुलाया। उन्होंने अलमारी खोली। उसमें पुराने खाते, नक्शे और कुछ फाइलें रखी थीं। उन्होंने एक मोटी फाइल मेज पर रख दी। ये हमारे परिवार का 30 साल पुराना व्यापारिक रिकॉर्ड है। मैं इससे किसी बाहरी आदमी को कभी नहीं दिखाता, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। रामस्वरूप सिंह ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलोगे, इस मंडी का भविष्य भी बदलने वाले हो। आरव ने फाइल अपने हाथ में ली। उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ कागजों का ढेर नहीं था। यहीं कहीं उसके पहले बड़े व्यापार का रास्ता छिपा हुआ था। अध्याय 6 खाता बही में छिपा खजाना। उस रात आरव को नींद नहीं आई। रामस्वरूप सिंह द्वारा दी गई पुरानी खाता बही उसके सामने खुली हुई थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे।
स्याही कई जगह धुंधली हो गई थी, लेकिन हर पन्ने में 30 वर्षों का व्यापार छिपा था। आरव एक एक प्रविष्टि पढ़ता गया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। कुछ देर बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे एक अजीब बात दिखाई दी। हर साल बरसात शुरू होने से ठीक पहले मंडी में जूट के बोरों की भारी कमी हो जाती थी। तब व्यापारी मजबूरी में शहर से महंगे दामों पर बोरे खरीदते थे। बरसात खत्म होते ही वही बोरे सस्ते हो जाते। यानी समस्या हर साल आती थी, और हर साल सभी लोग उसे किस्मत मानकर भूल जाते थे। आरव ने अपनी कॉपी निकाली और जल्दी जल्दी हिसाब लिखना शुरू किया। अगर बरसात से पहले ही बड़ी मात्रा में बोरे इकट्ठे कर लिए जाएं, तो सिर्फ बोरे बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। लेकिन उसके पास पूंजी कहाँ थी? उसने गहरी सांस ली। योजना बनाना आसान था, उसे लागू करना मुश्किल। सुबह होते ही वह फिर मंडी पहुंचा। रामस्वरूप सिंह पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। रात भर पढ़ते रहे। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि आपकी मंडी हर साल एक ही गलती दोहराती है। रामस्वरूप सिंह की आंखों में उत्सुकता आ गई। बताओ। आरव ने पूरी योजना विस्तार से समझाई। उन्होंने बीच में एक भी बार टोका नहीं। सब कुछ सुनने के बाद वे कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर किसान अपनी फसल लेकर आ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारी योजना इतनी अच्छी है, तो तुम खुद क्यों नहीं करते? आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 45 रुपये हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामस्वरूप सिंह जोर से हंस पड़े। कम से कम तुमने झूठ तो नहीं बोला। उसी समय दफ्तर का दरवाजा खुला। एक लंबा, सलीकेदार कपड़े पहने युवक अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 28 साल रही होगी। चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। नमस्ते बाबूजी। अरे, विजय आ गए। रामस्वरूप सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव, मिल लो। यह मेरा बेटा विजय है। शहर में पढ़ाई करके अभी अभी वापस आया है। विजय ने आरव की ओर देखा। यही वह लड़का है जिसके बारे में आप सुबह से बात कर रहे थे। रामस्वरूप सिंह ने गर्व से कहा। हाँ, इसने कल हमारा लाखों का नुकसान बचाया। विजय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ था। इतनी छोटी उम्र में शायद किस्मत अच्छी रही होगी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कुछ देर बाद विजय ने खाता बही उठाए और आरव की कॉपी पर नजर डाली। उसने कुछ पन्ने पलटे, फिर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। ये गणना तुमने खुद की है? जी। किसने सिखाया? गलतियां। विजय पहली बार चुप हो गया। उसने महसूस किया, ये लड़का सामान्य नहीं है। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसी समय बाहर से एक जीप मंडी के सामने आकर रुकी। उससे 3 आदमी उतरे। साफ सफेद कपड़े, महंगे जूते, हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस। मजदूर उन्हें देखते ही फुसफुसाने लगे। शहर वाले आ गए। लगता है बड़ा सौदा होने वाला है। रामस्वरूप सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये लोग अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी से हैं। पूरे जिले में हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी। आरव ने उन लोगों की ओर देखा। अध्याय 7 पहली चाल। अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की जीप जैसे ही मंडी के आंगन में रुकी, वहां काम कर रहे मजदूरों की बातें अचानक थम गईं। सबकी नजरें उसी दिशा में थीं। जीप से सबसे पहले लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति उतरा। साफ सफेद कुर्ता पायजामा, काली नेहरू जैकेट, हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस। चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि वर्षों से बाजार पर राज करने वाले व्यापारी का ठंडा अहंकार था। उनके पीछे 2 कर्मचारी मोटी मोटी फाइलें लेकर चल रहे थे। रामस्वरूप सिंह आगे बढ़े। स्वागत है अग्रवाल जी। अग्रवाल ने हल्की सी मुस्कान दी। कैसे हैं रामस्वरूप जी? दोनों ने हाथ मिलाया। ऊपर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन व्यापार की दुनिया में मुस्कुराहट और इरादे हमेशा एक जैसे नहीं होते। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार के लिए नहीं है। सभी लोग दफ्तर में चले गए। आरव बाहर ही रुक गया। उसी समय विजय उसके पास आया। जानते हो ये लोग क्यों आए हैं? आरव ने सिर हिलाया। नहीं।
विजय ने धीमी आवाज में कहा। हर साल फसल के मौसम से पहले ये लोग छोटे व्यापारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर पूरे जिले में अनाज की कीमतें वही तय करते हैं। जो उनके खिलाफ जाए उसका व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता। आरव कुछ पल चुप रहा। उसे पिछले जीवन की एक बात याद आई। बाजार पर राज हमेशा सबसे अमीर आदमी नहीं करता, बल्कि वही करता है जिसके पास सबसे मजबूत नेटवर्क होता है। करीब आधे घंटे बाद दफ्तर का दरवाजा खुला। अग्रवाल जी बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, लेकिन रामस्वरूप सिंह का चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। जीप चली गई। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर विजय ने पूछा, बाबूजी, क्या हुआ? रामस्वरूप सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने इस साल का पूरा गेहूं खरीदने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन शर्त यह है कि मंडी के दूसरे व्यापारियों को हम सीधे खरीद नहीं करेंगे। विजय चौंक गया। मतलब पूरा बाजार उनके हाथ में चला जाएगा? रामस्वरूप सिंह ने सिर हिलाया। हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर प्रस्ताव स्वीकार करते तो तुरंत अच्छा मुनाफा मिलता। अगर मना करते तो सामने पूरे जिले की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी खड़ी थी। इसी बीच आरव ने धीरे से पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? रामस्वरूप सिंह ने उसकी ओर देखा। पूछो। अगर आप ये सौदा नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी? रामस्वरूप सिंह ने बिना सोचे उत्तर दिया, पूंजी। इतना अनाज खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त नकद नहीं है। यही वह उत्तर था जिसका आरव इंतजार कर रहा था। उसने मेज पर रखी खाता बही अपनी ओर खींची। कुछ पन्ने पलटे, फिर एक खाली कागज पर तेजी से हिसाब लिखने लगा। कुछ मिनट बाद उसने कागज रामस्वरूप सिंह के सामने रख दिया। अगर किसान को पूरा भुगतान एक साथ देने के बजाय 3 चरणों में किया जाए और बदले में उसे भंडारण की सुविधा और बेहतर कीमत की गारंटी मिले, तो शुरुआती पूंजी की जरूरत लगभग आधी हो जाएगी। विजय तुरंत बोला, लेकिन किसान मानेंगे क्यों? आरव मुस्कुराया, क्योंकि हम उनसे सिर्फ अनाज नहीं खरीदेंगे, हम उनका जोखिम भी कम करेंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रामस्वरूप सिंह पहली बार ध्यान से आरव को देखने लगे। उनके सामने कोई साधारण लड़का नहीं बैठा था। वह समस्या को व्यापारी की तरह नहीं, रणनीतिकार की तरह देख रहा था। उसी समय बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज पूरे दफ्तर में गूंजने लगी। रामस्वरूप सिंह खिड़की के पास गए। कुछ क्षण बाहर देखते रहे, फिर बिना पीछे मुड़े बोले, आरव, अगर मैं तुम्हें ये योजना लागू करने का मौका दूं, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? आरव ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, जी, लेकिन एक शर्त पर। विजय और रामस्वरूप दोनों उसकी ओर देखने लगे। अगर यह योजना सफल होती है तो मुझे सिर्फ मेहनताना नहीं चाहिए, मुझे इस व्यापार से सीखने का अधिकार चाहिए। रामस्वरूप सिंह के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सौदा मंजूर है। आरव। अध्याय 8 पहला साझेदार। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव मंडी पहुंच गया। रात भर हुई बारिश के कारण कच्चे रास्तों पर कीचड़ था। फिर भी किसानों की बैलगाड़ियां एक एक करके मंडी की ओर बढ़ रही थीं। रामस्वरूप सिंह पहले से कार्यालय में बैठे थे। मेज पर पूरे इलाके का हाथ से बनाया हुआ नक्शा फैला था। उस पर लाल स्याही से कई गांवों के नाम लिखे थे। आरव ने नक्शे पर नजर डाली। ये सब? रामस्वरूप सिंह बोले, हमारे नियमित किसान, लेकिन पिछले 2 साल से इनमें से आधे लोग अग्रवाल ट्रेडिंग को माल बेच रहे हैं। आरव ने नक्शा ध्यान से देखा। कुछ गांव रेलवे लाइन के पास थे, कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में। तभी उसकी नजर एक छोटे से गांव पर रुकी, बरखेड़ा। वह कुछ क्षण चुप रहा। ये नाम वह भूल नहीं सकता था। अपने पिछले जीवन में उसने एक व्यापारिक लेख पढ़ा था। उसी गांव में एक किसान सहकारी समिति बनी थी जिसने बाद में पूरे जिले के व्यापार का तरीका बदल दिया था। लेकिन वह कई साल बाद की बात थी। अगर आज उस गांव का भरोसा जीत लिया जाए तो भविष्य की दिशा बदल सकती थी। मैं बरखेड़ा जाना चाहता हूं, आरव ने शांत स्वर में कहा। विजय ने तुरंत विरोध किया। वहां के किसान किसी व्यापारी पर भरोसा नहीं करते। पिछले साल उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रामस्वरूप सिंह ने भी गंभीर होकर पूछा, यकीन है? आरव ने सिर हिलाया।
किसी भी व्यापार की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां सबसे बड़ी समस्या हो। रामस्वरूप सिंह मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन अकेले मत जाना। उन्होंने एक युवक को आवाज दी। मोहन। कुछ ही क्षणों में लगभग 23 वर्ष का दुबला पतला युवक अंदर आया। धूप में झुलसा चेहरा, सरल स्वभाव, आंखों में ईमानदारी। ये मोहन है। पिछले 5 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। मोहन ने सम्मान से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते भैया। आरव ने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। दोनों साइकिल लेकर बरखेड़ा की ओर निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वे गांव पहुंचे। गांव छोटा था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ थे। फिर भी लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। एक किसान अपने घर के बाहर टूटी हुई बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। दूसरा साहूकार से बहस कर रहा था। कहीं महिलाएं सूख चुके अनाज को फिर से साफ कर रही थीं। आरव सब कुछ चुपचाप देखता रहा। वह सीधे किसी से व्यापार की बात करने नहीं गया। पहले उसने लोगों से बातचीत शुरू की। किसी के खेत की तारीफ की, किसी की फसल के बारे में पूछा, किसी बच्चे को गोद में उठाकर हंसाया। मोहन हैरान था। भैया, आप व्यापार करने आए हैं या रिश्तेदारी निभाने? आरव मुस्कुराया। व्यापार हमेशा भरोसे से शुरू होता है। दोपहर तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि मंडी से 2 लोग आए हैं। शाम को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे किसान इकट्ठा होने लगे। एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, साफ साफ बताओ, क्या बेचने आए हो? आरव ने शांत स्वर में कहा। कुछ नहीं, मैं खरीदने भी नहीं आया। मैं पहले आपकी परेशानी सुनने आया हूं। किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा व्यापारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग बोले, अगर सच में सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ। आरव बिना झिझक जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे किसान अपनी बातें बताने लगे। किसी को भुगतान समय पर नहीं मिलता था, किसी की फसल तौल में कम दिखाई जाती थी, किसी को उधार के नाम पर बांध लिया जाता था। आरव कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ सुनता रहा। सूरज ढलने लगा, बैठक खत्म होने लगी। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक अधेड़ किसान आगे आया। उसका नाम था हरिनारायण पटेल। वह अब तक एक शब्द नहीं बोला था। उसने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर हम तुम्हारा साथ दें तो क्या तुम बीच रास्ते में हमें छोड़कर नहीं भागोगे? आरव ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं वादा नहीं करूंगा। सभी किसान चौंक गए, हरिनारायण भी। आरव ने आगे कहा, क्योंकि वादे शब्दों से होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा काम मेरे शब्दों से पहले बोले। कुछ क्षण तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर हरिनारायण धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपना खुरदुरा हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं पहला आदमी हूं जो तुम्हें अपनी फसल बेचने का जोखिम उठाएगा। आरव ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। उस क्षण कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ था। न कोई कागज पर हस्ताक्षर हुए, न पैसे का लेन देन। लेकिन आरव ने अपनी जिंदगी का पहला साझेदार पा लिया था, और उसे अच्छी तरह पता था, हर बड़ा साम्राज्य एक भरोसे से ही शुरू होता है। ने उनका हाथ थाम लिया। उसे महसूस हुआ, आज उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल कर ली थी, एक अवसर। और व्यापार की दुनिया में अवसर ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे महसूस हुआ, यह सिर्फ एक व्यापारिक मुलाकात नहीं है, यह उस खेल की पहली चाल है जिसमें जीतने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग भी चाहिए होगा। अध्याय 9, पहली टक्कर। बरखेड़ा गांव से लौटते समय शाम हो चुकी थी। आसमान में लालिमा फैल चुकी थी। मोहन साइकिल चला रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव पर जा रही थी। आखिर उसने पूछ ही लिया, भैया, आपने उनसे कोई लिखित समझौता भी नहीं लिया? अगर वो बाद में मुकर गए तो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। मोहन, कागज समझौते को बचाता है, लेकिन भरोसा व्यापार को बढ़ाता है। मोहन पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। अगले 3 दिनों तक आरव लगातार बरखेड़ा आता जाता रहा। वह किसानों के साथ खेतों में जाता, फसल की गुणवत्ता देखता, तौलने के पुराने तरीके समझता, किसानों के घरों में बैठकर चाय पीता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे साहब नहीं, आरव बेटा कहकर बुलाने लगे।
उसी दौरान उसने एक और बात नोटिस की। गांव के अधिकतर किसान मजबूरी में अपनी फसल कटते ही बेच देते थे। कारण एक ही था, उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती थी। अगर कोई उन्हें थोड़ी अग्रिम राशि दे दे तो वे बेहतर समय तक इंतजार कर सकते थे और अच्छी कीमत पा सकते थे। यही असली समस्या थी। उस रात आरव ने रामस्वरूप सिंह और विजय के साथ बैठकर अपनी योजना रखी। हम किसानों को पूरी रकम अभी नहीं देंगे, लेकिन उनकी जरूरत के हिसाब से थोड़ी अग्रिम राशि देंगे। बाकी भुगतान बिक्री के समय। विजय ने तुरंत पूछा, अगर किसान पैसे लेकर किसी और को माल बेच दे तो? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो इंसान भरोसे की कीमत नहीं समझता, वह कभी लंबे समय का साझेदार नहीं बन सकता। रामस्वरूप सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जोखिम है, लेकिन व्यापार में बिना जोखिम के तरक्की नहीं होती। योजना को मंजूरी मिल गई। 2 दिन बाद हरिनारायण पटेल अपनी पहली बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंचे। उनके साथ बरखेड़ा के 3 और किसान थे। मंडी में ये दृश्य देखकर कई व्यापारी हैरान रह गए। अरे, ये लोग तो हमेशा अग्रवाल वालों के पास जाते थे, आज यहां कैसे? आरव ने खुद खड़े होकर उनकी फसल की तौल करवाई। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं हुई। हर बोरे का वजन किसान के सामने लिखा गया। नमी की जांच भी खुलकर हुई। सारा हिसाब उनकी कॉपी में दर्ज किया गया। हरिनारायण की आंखों में संतोष था। पहली बार लग रहा है कि मैं अपना माल बेच रहा हूं, न कि किसी पर एहसान कर रहा हूं। उसी समय मंडी के बाहर एक काली जीप आकर रुकी। विजय का चेहरा गंभीर हो गया। आरव, मुसीबत आ गई। जीप से 3 आदमी उतरे। उनमें सबसे आगे वही व्यक्ति था जिसे आरव कुछ दिन पहले देख चुका था। अग्रवाल ट्रेडिंग का प्रबंधक धर्मपाल अग्रवाल। उसने दूर से ही मुस्कुराकर कहा, वाह, रामस्वरूप जी ने तो नया सलाहकार रख लिया। उसकी मुस्कान में तंज साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे हरिनारायण के पास पहुंचा। कितना भाव दिया? हरिनारायण ने जवाब नहीं दिया। धर्मपाल ने तुरंत कहा, मैं उससे 50 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दूंगा। पूरा मंडी परिसर शांत हो गया। किसानों के चेहरे बदल गए। इतना बड़ा अंतर, कोई भी डगमगा सकता था। धर्मपाल ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। अभी के अभी नकद भुगतान, बस बैलगाड़ी मेरी तरफ मोड़ दो। सभी की नजर हरिनारायण पर टिक गई। अगर वह मुड़ गया तो आरव की पहली योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। मोहन की हथेलियां पसीने से भीग गईं। विजय बेचैन होकर आरव की ओर देखने लगा, लेकिन आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने न हरिनारायण को रोका, न कोई ऊंची बोली लगाई, न ही बहस की। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ लड़के, अपने किसान को रोक नहीं रहे? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, व्यापार में हर फैसला पैसों से नहीं होता। धर्मपाल हंस पड़ा, तुम अभी नए हो, जल्दी सीख जाओगे कि बाजार में सिर्फ पैसा बोलता है। इतने में हरिनारायण धीरे धीरे आगे बढ़े। सभी को लगा कि वे अग्रवाल की ओर जा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी बैलगाड़ी घुमाई और उसे सीधे रामस्वरूप सिंह के गोदाम की तरफ ले गए। उन्होंने बिना पीछे देखे सिर्फ एक वाक्य कहा, ज्यादा कीमत देने वाला व्यापारी बहुत मिल जाएगा, लेकिन सम्मान देने वाला पहली बार मिला है। पूरा मंडी परिसर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। धर्मपाल के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने पहली बार आरव को ध्यान से देखा। अब उसके सामने कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके सामने ऐसा प्रतिद्वंद्वी खड़ा था जो लोगों को पैसे से नहीं, विश्वास से जीत रहा था। और धर्मपाल अच्छी तरह जानता था, ऐसे प्रतिद्वंद्वी सबसे खतरनाक होते हैं। उसने जीप का दरवाजा खोला। बैठने से पहले वह पलटा और धीमी आवाज में बोला, आरव, आज तुमने मेरा एक सौदा छीना है। अगली बार मैं तुम्हारा पूरा खेल छीन लूंगा। जीप धूल उड़ाती हुई मंडी से बाहर निकल गई। आरव कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार खेल शुरू हो गया। अध्याय 10 कीमत का खेल भाग 1। धर्मपाल अग्रवाल की जीप मंडी से निकल चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका कहा हुआ आखिरी वाक्य हवा में तैर रहा था। अगली बार मैं तुम्हारा पूरा खेल छीन लूंगा। आरव ने उस दिशा में कुछ क्षण तक देखा,